डेंगू की रोकथाम को लेकर विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश। सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी, राज्य में सीरो पॉजिटिव पर 76.3%। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीडिया को दी जानकारी। झज्जर में रामपुरा माइनर टूटने से किसान परेशान, किसानों का सैकड़ों एकड़ तैयार धान फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से लगाई मुआवजे की गुहार। रोहतक में लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने दिया धरना, फसल बर्बादी को लेकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। यमुनानगर में चोरी के मामले को लेकर बुलाई गई पंचायत में सुनाया गया अजीबोगरीब फैसला, आरोपी चोरों के काटे गए सिर के आधे बाल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। एलानाबाद विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2019 में इंडियन नेशनल लोक दल ने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। इस बार एलानाबाद विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होगा, ये जनता को तय करना है। आपको बताते चले, एलानाबाद विधानसभा सीट हरियाणा के सिरसा जिले में आती है। वहीं 2019 में एलानाबाद में कुल 37.86% वोट पड़े थे और इंडियन नेशनल लोक दल से अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के पवन बेनीवाल को 11,922 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार एलानाबाद विधानसभा सीट का मतदान शनिवार यानी कि 30 अक्टूबर 2021 को होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नुपुर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। नुपुर, एलानाबाद विधानसभा के चुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के सिरसा जिले में 30 अक्टूबर को मतदान होना है, तो वही इसका नतीजा 2 नवंबर को आना है। ऐसे में चुनाव नजदीक आने से पहले चुनाव काफी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। आपको बता दें सृष्टि की इस उपचुनाव में कई राजनीतिक उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर बात की जाए ओम प्रकाश चौटाला की, तो ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से बाहर आए हैं तो उनकी देखरेख में पहला उपचुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए उनके छोटे भाई की, अभय सिंह चौटाला की भी प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। आपको बता दूं कि हाल ही में अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद वो फिर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। सही कहा आपने, काफी रोचक ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून की आपने बात करी, इस्तीफा देने के बाद कृषि का मुद्दा तो इस समय है ही, लेकिन क्या जाति समीकरण को लेकर के कुछ कहा जा सकता है? बिल्कुल सृष्टि, भले ही चाहे कृषि कानूनों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासकर अगर जाट समुदाय की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर जाति समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं सृष्टि, तो सामान्य जाति के यहाँ पर 54% मतदाता है। अगर जाट समुदाय की बात की जाए तो जाट समाज के लोगों का यहाँ पे वोट प्रतिशत 37% है। अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, तो यहाँ पर 24% मतदाता पिछड़े वर्ग के हैं, तो वही अनुसूचित जाति वर्ग के 22% मतदाता है। यानी कि जाति समीकरण में यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम है और ये सभी मिलकर एलानाबाद के सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। और आपको बता दें, इसी बीच बूथों को मनाने के लिए भी कवायद की जा रही है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि विकास के मुद्दे पर गिर चुकी है, तो वही इनेलो की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा देकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की गई है। बिल्कुल नुपुर, लेकिन कृषि कानून का मुद्दा जिस तरीके से समय गरमाया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 16 साल पहले की, तो 16 साल से एलानाबाद में विकास का जो पहिया है वो काफी धीमी गति से चल रहा है। क्या इस बार विकास को लेकर के वोटिंग हो सकती है? क्या लगता है जनता इस बार किसके जरिए वोटिंग करेगी? सृष्टि, यहाँ पर बीजेपी भी विकास के मुद्दे पर ही घेरने की कोशिश करेगी। और अगर हम बात की जाए एलानाबाद की, तो एलानाबाद में विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हम चाहे एलानाबाद की बदकिस्मती कहे या फिर कुछ और, एलानाबाद में जब भी विधायक चुनकर आए हैं तो कभी भी सत्ता के पक्ष के नहीं चुनकर आए, यानी कि सत्ता दल से कभी भी विधायक नहीं रहा है। बीजेपी चाहे बड़े बड़े दावे कर ले, सबका साथ सबका विकास,
लेकिन एलनाबाद में हम बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता के साथ सिर्फ भेदभाव किया जाता है। जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है, जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर एलनाबाद में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। एलनाबाद एक बहुत ही प्रमुख सीट मानी जाती है, लेकिन विकास यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है सृष्टि। इसकी वजह से जनता में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है नुपुर, लेकिन अगर इस बार की हम बात करते हैं तो इस बार चुनाव में किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल सृष्टि, तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनेलो की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया गया और एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरे, तो वही बीजेपी विकास के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एलनाबाद में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। 16 साल से यहाँ पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। ठीक है नुपुर, लेकिन ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, लोगों का क्या कहना है, किसके जरिए वो वोटिंग करेंगे? विकास का मुद्दा, क्योंकि उन्हें विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, 16 साल से वो विकास का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ग्रामीणों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर विधायक आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब हम वोट देके उन्हें विधायक बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पर नाम कुछ नहीं, सिर्फ बातें होती है, काम कुछ नहीं किया जाता है। बिल्कुल, हर बार की तरह जिस तरीके से वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, और इस बार भी एलनाबाद की जनता विकास की राह देख रही है कि किस तरीके से विकास होगा। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एलनाबाद में चुनाव होना है, एलनाबाद की बदकिस्मती इसको कह सकते हैं, क्योंकि 16 साल से एलनाबाद विकास की राह तक रहा है, लेकिन अभी तक एलनाबाद में विकास नहीं हो सका है। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो गैर सत्ता दल का विधायक होने के चलते सत्तासीन सरकारों द्वारा एलनाबाद के विकास के लिए मामले में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है। तो क्या इस बार विकास होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित जिलों में उपायुक्त, शहरी स्थानीय विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को साथ समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही साथ सघन फॉगिंग पर भी बल दिया जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी सिविल सर्जन अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय करना होगा और ये टीमें लगातार लार्वा की जांच भी करें और दवाई इत्यादि का छिड़काव कराने पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें डेंगू के मामलों को कम करने के लिए पूरे प्रयास करने होंगे, क्योंकि लक्षण वाले अभी तक 60% तक टेस्ट में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स देने के संबंध में आई नई गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्लेटलेट्स के बारे में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसे जल्द ही संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ साझा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कोविड संक्रमण के संबंध में भी दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि कोविड की वैक्सीनेशन में तेजी लाएं और विशेष तौर पर दूसरी डोज लगाने के लिए दूसरी डोज के पात्र लोगों से संपर्क साधें और उन्हें वैक्सीनेट करने का पूरी तरीके से काम किया जाए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सितंबर 2021 में आयोजित कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे राउंड की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें राज्य के लोगों में सीरो पॉजिटिव दर 76.3%, जिसमें शहरी में 78.1% और ग्रामीण में 75.1% पाई गई है, जबकि पहले सीरो राउंड में 8% और दूसरे सीरो राउंड में 14.8% पॉजिटिव दर पाई गई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट को जारी करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी दर 76.3%, जिसमें शहरी में 78.1% और ग्रामीणों में 75.1% पाई गई है, जबकि पहले सीरो राउंड में 8% और दूसरे सीरो राउंड में 14.8% पॉजिटिविटी दर पाई गई थी। इस मौके पर उन्होंने सीरो सर्वे के तीसरे राउंड की रिपोर्ट की पुस्तक का विमोचन भी किया है। हरियाणा में 2 सीरो सर्वे
अगस्त व अक्टूबर 2020 को पहले करवाए गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी पहले सीरो सर्वे में 8% आई थी और दूसरे राउंड में 14.8% आई थी। पॉजिटिविटी जब हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय ये है कि कोविड आने के बाद जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनती है या वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। इस बार का जो हमने सीरो सर्वे करवाया है, हमने दोनों प्रकार की बनी हुई एंटीबॉडी को अकाउंट में लिया है। नेचुरल भी, यानी किसी को कोविड हुआ और नेचुरल उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, उसको भी हमने काउंट किया है। झज्जर के दुजाना गांव के पास से गुजर रहे रामपुरा माइनर मंगलवार की सुबह अचानक टूट गई। अज्ञात कारणों से टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी से किसानों की सैकड़ों एकड़ तैयार धान फसल पूरी तरीके से डूब गई है। इस घटना की सूचना जैसे ही किसानों को मिलती है तो किसानों ने उसी समय अपने स्तर पर माइनर के कटाव को ठीक करने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि किसानों द्वारा किए गए तमाम प्रयास विफल रह गए। मामले की सूचना मिलने के बाद बेरी विधायक और पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस मामले में सूचना देकर जल्द ही माइनर के कटाव को बंद किए जाने की बात भी कही है। हालांकि उनकी सूचना पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और कटाव को बंद करने का प्रयास किया गया। वहीं फसल बर्बादी से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखी जा सकती है। किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ धान तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अगली फसल बोने में तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे नाराज होकर किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है ये सारा, क्योंकि मेरे को तकरीबन 7:15 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, तो 7:30 बजे में चल पड़ा। मैंने आके देखा सारा, EIC से बात हुई, वैक्सीन से और SC से बात हुई। इसमें जो कैपेसिटी है ना झज्जर डिस्ट्रीब्यूट, वो कैपेसिटी से दूना पानी छोड़ती है। तो एक तो ये इंक्वायरी का विषय है, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि ये ज्यादा पानी छोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार। ये जो ड्रेन टूटी है इसमें तो बहुत भारी नुकसान है। आप मान के चलो, ये पैकेज भारी थी, सारा खर्चा तो हो ही लिया था इसमें, जो भी 30-35 हजार की लगा होना था, और ये तो यो टोटल मार की 0% मिल जाएगा। तो इस पे तो बहुत भारी किसान ना नुकसान से 100-150 एकड़ जमीन खराब हो गई है धान की फसल। तो इसके बारे में तो यही है भी प्रशासन मतलब जायज से जायज मुआवजा दिया जाए, किसान को नुकसान ना हो, और हमारी तो यही अपील है प्रशासन से। रोहतक में मानसून से हुए जल भराव व बेमौसम बरसात ने किसानों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। जहां जल भराव की वजह से कुछ फसलें खराब हो चुकी हैं, वहीं बेमौसम बरसात की वजह से धान की तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि स्पेशल गिरदावरी करवा करके मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी खेतों में जाकर गिरदावरी नहीं करा रहा है। इसी वजह से आज किसानों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया और प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे देने की मांग करी गई है। साथ ही साथ किसानों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगामी दिनों में आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। आज हमारा धरना इसलिए हम जो है प्रशासन के DC के बारे में बैठे हैं कि 1.5 महीने से बारिश लगातार हो रही है, जो ये फसल की पूरी तरह चौपट होगी। इस 2 दिन की बारिश ने सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल धान जो है ना, उनके जो बाल है धान जो पानी में डूबी हुई है। 2 महीने से किसान चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन के ना पानी निकासी होती, न स्पेशल गिरदावरी की चिट्ठी आ रही है, कोई अधिकारी
कर्मचारी किसानों के पास जाता, दफ्तरा में बैठ झूठी रिपोर्ट चंडीगढ़ भेजने लग रहे। किसान को बेराए नहीं थी, फसल में कोई देखने आया नहीं आया। इन्होंने कही थी कि धान को छोड़ के बाजरा और कपास बो, बाजरे की खरीद नहीं हो रही रोहतक की मंडी में। या ये रोहतक की 4 मंडी है, एक दाना बाजरे का नहीं खरीद लिया है। धान किसान लेकर मंडी में बैठे हैं। तो स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, बेमौसमी बारिश है हमारा बहुत बड़ा नुकसान। ये तो मैं कपास का, बाजरे का, धान का हो गया, इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उचित मुआवजा किसान को दिया जाए। दूसरा, पर भरपाई के तहत लॉस हो रहा है किसान तो सरकार MSP की गारंटी देगी और प्राइवेट तो हमारी एक तो 3 पानी की निकासी हो खेतों से, हमारे को स्पेशल गिरदावरी करा के उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसके अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले, राम रहीम समेत अन्य आरोपियों को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। वहीं सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में दोषी कृष्ण सबदिल जसवीर अवतार को सजा सुनाई गई है। वहीं आरोपी राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 साल बाद मृतक रंजीत सिंह के परिवार को इंसाफ मिला है। जगसीर, कितना संघर्ष किया इस इंसाफ के लिए, क्या मुश्किलें आई? काफी हमारे बुजुर्गों ने बहुत संघर्ष करा इस इंसाफ के लिए। आज अगर वो होते तो अलग बात थी। अगर इस दौरान कहीं से धमकियां मिली हों, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ? 16 तक आपके फादर साहब लड़े, उसके बाद आप आए। 19 साल बहुत लंबा टाइम होता है। किस तरह से देखते हैं, आज आप सेटिस्फाई हैं थोड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। जुडिशरी पे हमें पूरा विश्वास था, हमारे साथ इंसाफ होगा। सजाए मौत की मांग कर रहे थे, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन। तो आप चैलेंज करेंगे अभी जो फैसला है उसको सजा बढ़ाने के लिए? परिवार से बैठ के सब जो भी होगा फिर बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। क्लेमेंट के वकील को भी और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस जी साथ के साथ, और बाकी कंपनसेशन जो 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कॉम्पनसेशन। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई? सभी को। और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को? सब पे अलग अलग है जी। जो बाबा राम रहीम है उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या? आगे अपील करेंगे और पता ही है आपको, जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड है। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के नजरिए आपके पास क्या दलील थी, क्या चीज नहीं? दलील तो उसमें यही है कि गुलाटी जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज बाय द एपलेट कोर्ट्स। ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं है। जजमेंट्स जो हैं वो एपलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो कहीं से था भी नहीं जी। यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफी जजमेंट्स हमने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसमें इस तरह का कोई
जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह का सोशल वर्क है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, ये सब मिला। रोहतक के सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे राम रहीम गुरमीत को पंचकुला की सीबीआई विशेष अदालत ने सोमवार को रणजीत सिंह हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसके चलते रोहतक जेल की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और रोहतक जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है, जो जेल की तरफ से जाने वाले वाहनों की जांच करने में जुटी हुई है। क्योंकि सजा सुनाने के बाद इसी तरीके के भी अंदेशे लगाए जा रहे थे कि कहीं राम रहीम के समर्थक जेल के पास ना पहुंच जाएं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मामला दिखाई नहीं दिया है। लैंड और ड्यूटी के लिए पुलिस लगा रखी है चौक पे, कोई ऐसी तरह की कोई बात ना हो। बाकी अभी तक सामान्य स्थिति है और फोर्स यहाँ लगा रखी है, IIM चौक पे लगा रखी है। कोई ऐसी विशेष अभी लैंड ऑर्डर स्थिति खराब नहीं है, सामान्य है। हाँ, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात होगी देखते हैं, चेक करके गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं बार बार। कितने जवानों की ड्यूटी लगा? यहाँ 20 जवानों की ड्यूटी लगा रखी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि इनके वक्त भी इकट्ठा हो सकते हैं, कोई भी क्या? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी ड्यूटी हमारी दुरुस्त हैं। हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूल संचालकों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए एक बार फिर से 134A के तहत आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आवेदन मांगे जाने के बाद निजी स्कूल संचालक विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने एकत्रित होकर के डिप्टी डीओ के माध्यम से डीओ के नाम ज्ञापन सौंपा और पिछले सालों में दिए गए बच्चों को पढ़ाने के एवज में रिम्बर्समेंट की डिमांड करी। स्कूल संचालकों ने कहा कि पिछले 5 सालों से सरकार ने रिम्बर्समेंट नहीं दिया और ऐसे में ये इस साल बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में असक्षम है। आपको बता दें कि कोविड के बाद करीब 1.5 साल बाद निजी स्कूल खुलने शुरू हुए हैं और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे निजी स्कूल संचालकों ने 134A के नाम पर एक और आर्थिक मार देने का आरोप लगाया है। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया? आज हम सभी प्राइवेट स्कूल से इकट्ठे होकर यहाँ पर डीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे रिगार्डिंग 134A के एडमिशंस के ऊपर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रीइंबर्समेंट के नाम पर एक भी पैसा हमें नहीं मिला है। लोगों जो सरकार ने फीस तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये डिमांड थी आज के नए एडमिशन से पहले हमारे पुराने जो एडमिशन हुए हैं उनकी रीइंबर्समेंट की जाए सबसे पहले, ताकि और इस समय एडमिशन करना एक बहुत नाइंसाफी है। आज हम सब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से हम लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया है 134A के जो इस सेशन के अंदर एडमिशन्स कर रहे हैं ये बहुत लेट एडमिशन्स हैं। इस समय बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है और हमारे साथ भी। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है कि हम 134A के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और बाद में पैसे दें, तो बाद में बहुत लेट ना दें गवर्नमेंट हमारे को, पहले वो क्लियर कर दें। जो प्राइवेट स्कूल से आए थे इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है, और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं।
यमुनानगर के छछरौली के गांव देवधर में पंचायत में 3 युवकों को अजीबोगरीब सजा सुनाई गई। आपको बताते चले, चोरी के आरोप में पकड़े गए इन तीनों युवकों के सिर के आधे बाल काट दिए गए। बाल काटने का वीडियो भी बना लिया जाता है, जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और युवकों को अपने किए गए गलत कार्य का एहसास हो जाए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं गई है, ना ही ग्रामीणों ने चोरी की कोई शिकायत की है और ना ही जो उनके बाल कटवाए गए हैं उन्होंने पुलिस को कोई शिकायत की है। खबर पलवल से है, जहां होटल में हुई बारिश से मंडी में किसानों की धान की फसल भीग चुकी है, जिसके चलते किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हो गया है। वहीं किसानों का कहना है कि मंडी में सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते उनके हजारों क्विंटल धान भीग चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, किसानों की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हजारों कुंटल धान किसानों का भीग चुका है और किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से बारिश में किसानों का धान पूरी तरीके से भीग गया है। अब किसान मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की मेहनत पानी में भीग चुकी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर